उनको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सच बोले तो ये अपने एड्स की दुनिया का सचिन तेंदुलकर है, और ये आदमी जितने ऊंचे हैं उतने ही सीधे हैं और बड़े सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं। और अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि वो आज के दिन यहाँ पे आए हैं। और एक बार फिर यहाँ से हम धन्यवाद करेंगे डॉक्टर गिलाडा का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और वो कानपुर आए और इस ऑडियंस को उन्होंने संबोधित किया। धन्यवाद। नेक्स्ट डॉक्टर गिलाडा। धन्यवाद डॉक्टर राहुल मिश्रा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर ईश्वर प्रसाद गिलाडा को। इनके विषय में एक बात बता दूं कि आप मेडिकल कॉलेज के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में स्पीकर बन के आए थे और एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। मैं आशा करता हूं आज का प्रेजेंटेशन उससे भी अच्छा होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद गिलाडा, कृपया जोरदार तालियां बजाइए। आप ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ मत देखिए, क्योंकि मैं आपसे सामने सामने रूबरू होने आया हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मंत्री जी बेरिया जी का। मैंने आज तक इतने प्रोग्राम अटेंड किए हैं पिछले 27 सालों में, और कई बार मंत्री मुख्यमंत्री वगैरह आए हैं। प्रोग्राम होने के बाद भाषण सुनने के लिए कोई मंत्री नहीं रुकता है, और ये पहले मंत्री हैं तो इनको बड़ी तालियों से इनका स्वागत कीजिए कि वो जानना चाहते हैं चल का। हमारे कुलपति जी अभी एक मीटिंग के लिए चले गए और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि अपने विश्वविद्यालय में इतना बड़ा प्रोग्राम रखे। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राहुल मिश्रा का और डॉक्टर कटियार का। वो पिछले एक साल से मेरे पीछे पड़े कि मुझे ये प्रोग्राम के लिए आना है, और मैं किसी भी ढंग से प्रोग्राम को आना ही चाहता था और मैं आ चुका हूँ। हमारा एक अभ्यास है कि जिस क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर को HIV का प्रमाण ज्यादा होता है, तो जो बैक बेंचर से कृपया सामने आगे बढ़ जाएंगे तो HIV का प्रमाण उधर बढ़ जाएगा। HIV पे जब हम लोग, आप सामने आ जाइए प्लीज, मजा आएगा आपको, और सामने बैठने से HIV नहीं होगा। जब हम HIV की बात करते हैं, मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गरीबी ये सब चीज का मूल कारण है। और हमारे देश में नारा चलता है, गर्व से कहो मेरा भारत महान, गर्व से कहो मेरा भारत महान। खाने को नहीं रोटी, रहने को नहीं मकान, बीमारियों से और HIV से भरा है सारा जहान, कैसे कहूं मेरा भारत महान। तो भारत महान बोलने के लिए जो ताकत चाहिए, वो ताकत हमारे युवाओं में आना चाहिए। जब हम HIV की बात करते हैं, 95% लोगों को HIV शरीर संबंध से होता है, सेक्स से होता है, और सेक्स से ही इंसान पैदा होता है, उसको काफी अच्छा समझा जाता है, और जो सेक्स से आने वाली बीमारियां उसको बुरा समझा जाता है। और सेक्स के बारे में जो चर्चा है हमारे समाज में कारपेट के जैसा है, कारपेट के ऊपर साफ सफाई है, नीचे कचरा है। हम लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए मैं मेरे शुरुआत में 2-3 अनुभव बताऊंगा। आप कुछ इसमें स्कूलों के छात्र हैं, आजकल स्कूलों में यौन शिक्षा दी जाती है। यौन शिक्षा में एक दिन क्लास टीचर ने एक टॉपिक दिया और बोला चाइल्ड बर्थ, या शिशु के पैदा होने के ऊपर एक ऐसे लिख के आई। तो चाइल्ड बर्थ के ऊपर ऐसे लिखना, 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे थे, सब लोग अपने अपने घर आए। जब बच्चों को कुछ होमवर्क दिया जाता है, उसका होमवर्क का आधा हिस्सा उनके माँ बाप को करना पड़ता है। लेकिन वो बच्चा होशियार था, बच्चे ने माँ को पूछा, माँ मैं कैसे पैदा हुआ। माँ को लगा ये सवाल क्यों कर रहा है मुझे। नहीं माँ बताओ मुझे, मैं कैसे पैदा हुआ। भगवान की वजह से। माँ आप कैसे पैदा हुई। भगवान की वजह से। फिर माँ ये बात आपको किसने बताई। मेरे माँ ने बताई। बच्चे ने नानी को फोन किया, नानी आप कैसे पैदा हुई। भगवान की वजह से। बच्चे ने ऐसे लिखा कि पिछले 3 पीढ़ी में हमारे घर में एक भी नॉर्मल बर्थ नहीं हुआ। अब हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे बच्चों को जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सवाल कर रहे हैं, उसको गोल मोल बात कर रहे हैं। और ये बात, ये सांस भी कभी बहुत ही जैसी श्रृंखला चलती आई है।
हमारे माँ बाप ने हमको मिसगाइड किया, इसलिए हम हमारे बच्चों को मिसगाइड करेंगे। ये श्रृंखला HIV के तहत टूटना चाहिए। हमें हमारे बच्चों के साथ खुला बात करना चाहिए, और खुला बात अगर हम नहीं करेंगे तो कभी हम हमारे बच्चों को खो देंगे। एक सिंपल मैं आपको बात बताना चाहूंगा। आजकल एक फ्राइडे इवनिंग में, शुक्रवार के शाम में लेट नाइट मूवी चलती है, और लेट नाइट मूवी का मतलब है कि उसमें कुछ मस्ती ज्यादा होती है मूवी में। अब वो हस्बैंड वाइफ को, कपल को वो मूवी देखना था और बच्चों को देखने नहीं देना था। वो कपल ने डिसाइड किया, बोले आज तो हम मूवी देखेंगे। 8 बजे खाना लगा दिया और बच्चों को बोला बच्चे लोग सो जाओ अभी, क्या है? बोला मम्मी कल स्कूल नहीं है, हम क्यों सोएंगे अभी? नहीं बोले हम बोलते सो जाओ। तो लाइट वगैरह सब बंद कर दिया। 9:30 बजे बच्चे सोने का ढोंग कर रहे, सोए। जैसे 10 बजे मूवी चालू हुई, बच्चे हल्लू से मुंडी निकाल के चालू। अरे मैं बोला ना तुमको सो जाओ। तो फिर वो गुस्से बोले में सो गए। फिर चद्दर मुंह से ढक लिया। माँ बाप ने कुछ इधर उधर की न्यूज वगैरह लगाई। फिर 5-10 मिनट से ऑफिस मूवी चालू की। जैसे मूवी चालू की, सोया हुआ बच्चा मालूम होता है अलग होता है, और सोने की ढोंग करने वाला बच्चा अलग होता है। उनके हाथ पांव चुलबुल चल रही है, और अचानक उनकी मुंडी बाहर दिखी, और बाप ने बोला बेटा तू अभी तू सोता कि नहीं, मार दो उधर। बोले पापा मैं सोता हूँ, लेकिन जब वो रेप का सीन आएगा मुझे उठा देना। अब ये मूवी को माँ बाप बेचारे पहली बार देख रहे हैं, और बच्चों ने शायद दूसरी तीसरी बार देख लिया। तो हमें हमारे बच्चों को मिसगाइड करके या कुछ गलत सवाल के जवाब देके काम नहीं चलेगा। हमें हमारे बच्चों को खुला सही बात बतानी है, और खास करके ऐसी बीमारी के बारे में जो बीमारी शरीर संबंध से फैलती है, एक से अनेक व्यक्ति के साथ संबंध करने से फैलती है। और इसका जो जब भी हम लोग बच्चों को कहते हैं आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, लेकिन क्या कीजिए ये हमको बताते नहीं। और बच्चे बोलते हैं अंकल आपने तो आपके जमाने में सब मजा कर ली, अब हमको बोलते हैं आप ये मत करो। तो हमें हमारे बच्चों को एक तार पर की कसरत कैसा करना सिखाना है। जब मैं आपको बता रहा हूं कि 95% लोगों को HIV शरीर संबंध से होता है, आप में से हाथ ऊंचा कीजिए बच्चे कि जो जिंदगी में कभी शरीर संबंध करना नहीं चाहते। देखिए मंत्री जी, जब बच्चों को मालूम है कि शरीर संबंध से बीमारी फैलती है, फिर भी शरीर संबंध बंद करना नहीं चाहते। तो अगर आपको शरीर संबंध भी करना है और बीमारी भी नहीं आना, तो इसका उत्तर एक ही है, बाहर बारिश हो रही है, आपको भीगना नहीं है, आप हॉल में बैठे रहिए। लेकिन आपको किसी कारण से जाना है तो आपको छाता लगाना पड़ेगा या रेनकोट लगाना पड़ेगा। लेकिन कितने भी अच्छे क्वालिटी का छाता हो या कितने भी अच्छे क्वालिटी का रेनकोट हो, वो छाता टूट सकता है, रेनकोट फट सकता है। अब मैं ये छाते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बात कर रहा हूं। आप सब लोग समझ गए मैं क्या बात बोल रहा हूं। हमने एक बार एक कार्यक्रम किया गोदरेज की स्कूल का, गोदरेज के स्कूल में, और गोदरेज है ना आप सबको मालूम है, गोदरेज बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। और हमने जब प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद में टीचर्स को और सीनियर्स को, पेरेंट्स को बोला कि आप प्लीज चले जाइए, हमको डायरेक्ट बात करना है बच्चों से। और बच्चों ने जिस ढंग के हमको सवाल किए, उनकी क्यूरियोसिटी थी। और बाद में सब प्रोग्राम होने के बाद में चाय के लिए हमको प्रिंसिपल ने बुलाया, और जब ये चाय के लिए बैठे तो प्रिंसिपल ने बताया कि सवाल कैसे आ रहे थे। मैं बोला वो सवाल कर रहे थे कि कंडोम कितने प्रकार के हैं, कौन से कलर के हैं। तो बोले कौन बच्चा है पूछने वाला। बोला वो हम नहीं बताएंगे। तो ये क्यूरियोसिटी बच्चों में है, और ये क्यूरियोसिटी उनके टीचर्स में कि कौन बच्चा नरकट है। नवरात्रि होती है, आपने नाम सुना होगा नवरात्रि का महोत्सव का। गुजरात में माँ बाप अपने बच्चों को 355 दिन कंट्रोल कर पाते हैं और 10 दिन कंट्रोल नहीं कर पाते। ये 10 रातें होती है नवरात्रि की। और नवरात्रि में डांडिया होता है, पहले रास गरबा होता था, फिर डांडिया होती है, अभी उसको नाम होगा डिस्को डांडिया। अब हमें जो अभ्यास करने में पता चला कि नवरात्रि के बाद गर्भावस्था की संख्या बढ़ जाती है, गर्भ बढ़ जाते हैं, HIV बढ़ जाता है, STD बढ़ जाता है, उनके कंसल्टेशन डॉक्टर साहब बढ़ जाते हैं। और सब लोगों ने उसका इमीडिएटली पेपर में दे दिया कि नवरात्रि बंद कर दी जाए। हमने उसका एक आंसर निकाला। हमने कहा डांस करो सबके साथ पर प्यार करो एक के साथ, खेलो बेशुमार पर करो सुरक्षित प्यार। नवरात्रि में डांस करने से किसी को HIV नहीं होता है,
डांस करने के बाद की जो पोस्ट डांस एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कीजिए। और उस कंट्रोल करने के लिए हमारे युवा वर्ग में कुछ आदतें हो जाती है। एक स्थिति आती है, जैसा एसएससी पास हो गया तो उसको लगता है मैं बाकी छात्रों से अलग हूं, तो कॉलेज में जब जाता है तो उसके बिगड़ने के चांस थोड़े से बिगड़ पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाता है उसको लगता है बाकी तो बच्चे ऐसे ही है, मैं तो मेडिकल में चले गया। फिर बाद में मेडिकल या इंजीनियरिंग में जब वो इंटर्नशिप में आता है या ट्रेनिंग में आता है उसके पास थोड़ा पैसा आ जाता है। वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं, इंटर्नशिप स्टाइपेंड बहुत कम है, लेकिन वो एक पॉकेट खर्च के लिए अच्छा पैसा आता है। तो ये 3 स्थिति में युवा में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। और यह परिवर्तन एक चीज के लिए नहीं आता है, उसके अंदर शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, अय्याशी है और भी कुछ विध्वंसक प्रवृत्ति है। और यह प्रवृत्ति जब युवा में आती है तो वो प्रवृत्ति आने के पहले अगर हम रोक दें तो हम युवा को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर वो प्रवृत्ति आ गई तो जैसे कहावत है, सेक्स इज फियर बिफोर यू डू इट, इट इज एंजॉयमेंट और फीस्ट आफ्टर यू डू इट। तो अगर वो पहले ऑलरेडी उसकी आदतें बदल गई है तो उसको बदलना काफी मुश्किल होता है। अब हमने देखा है, मंत्री जी ने भी देखा होगा, आपके यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब है, मैंने डिक्शनरी में गया, डिक्शनरी में क्या मतलब प्रोहिबिशन है, शराबबंदी विभाग। लेकिन वो विभाग काम क्या करता है, शराब बनाने का लाइसेंस देना, शराब बेचने का लाइसेंस देना, शराब पीने का लाइसेंस देना, और ये काम करता है हमारा प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट। आज तक किसी भी प्रोग्राम में, उत्तर प्रदेश सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के, भारत सरकार के प्रोग्राम में शराब का बाहरी सेक्स के साथ और बाहरी सेक्स का एचआईवी के साथ ये सब डायरेक्ट संबंध कहीं नहीं बताया गया। अगर आपको बाहरी संबंध कम करना है, युवा पीढ़ी को बाहरी संबंध से बचाना है, तो आपको शराब को रोकना पड़ेगा। हमने उसके 3 अभ्यास किए अलग अलग कम्युनिटी में। जैसे हिंदू संस्कृति में श्रावण का उपवास करते हैं तो 1 महीना हिंदू लोग बाहर संबंध नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं। लेकिन जैसे ही वो श्रावण खत्म हो गया, गणपति का फेस्टिवल आता है, वो रेड लाइट में रश बढ़ जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी में वो जब भी रमजान का मंथ आता है शराब नहीं पीते हैं, अय्याशी नहीं करते हैं, बाहरी सेक्स नहीं करते हैं। लेकिन जब ईद आती है तो ईद के अंदर सबसे ज्यादा गर्दी शाम में रेड लाइट रेन होती है। तो हमारे यहाँ पे रिलीजियस रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये रिलीजियस रिस्ट्रिक्ट ज्यादा चलते नहीं है, लंबे चलते नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे इलेक्शन का दिन है, उस दिन शराब नहीं बिकती है, शराब के लिए बंदी होती है। आप रेड लाइट एरिया में जाके देखिए, पूरा ड्राई होता है। तो आपको अगर रेड लाइट एरिया को ड्राई रखना है हमेशा के लिए, आपको हमेशा के लिए 24 घंटा 12 महीने ड्राई पीरियड रखना पड़ेगा। और ये ड्राई पीरियड रखने के लिए आपको सरकारी कदम कुछ ऐसे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें आपको एक्साइज ड्यूटी बहुत मिलती है, बहुत सारा धन सरकार में आता है। लेकिन ऐसा धन किस काम का, कि जो धन हमारे युवा पीढ़ी को बिगाड़ कर, युवा पीढ़ी को बीमारियों में डालकर फिर सरकार को धन देता है। तो ऐसे धन की हमें कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। तो हमारी शराब की नीति हमारे सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा इश्यू होता है युवा पीढ़ी। हम लोग सब बोलते हैं कि 50% से ज्यादा एचआईवी युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यूथ पॉलिसी का है। हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत केंद्र हैं। जैसे शराब के जितने ठेके होंगे उतने स्वास्थ्य सुधार केंद्र नहीं है। तो युवा पीढ़ी को गाइडेंस देने के लिए, हेल्दी लाइफ क्या है बताने के लिए कोई साधारण तरीका नहीं है। एचआईवी में आजकल हमने एक मुहिम शुरू की है कि शादी से पहले एचआईवी, सिर्फ एचआईवी की नहीं, स्वास्थ्य की जांच की जाए। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी है, जैसे खाली खून का ग्रुप जो होता है, वो जिसका RH निगेटिव है, वो निगेटिव है, ए निगेटिव है, और उसका हस्बैंड जो है वो ए पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। उसका होने वाला बच्चा, पहला बच्चा नॉर्मल होगा, दूसरा बच्चा अबनॉर्मल हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है या मर सकता है। तो ऐसे जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है ब्लड ग्रुप की, वो है एचआईवी है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, डायबिटीज है, अनुवंशिक बीमारियां हैं, इनका मिलान किया जाए। जब हमारा साइंस डेवलप नहीं था उस समय लोग एस्ट्रोलॉजी या पंचांग देख के बोलते थे कि इसके अंदर ये हो सकता है, इसके पति को ऐसा हो सकता है। लेकिन आज हमारा साइंस डेवलप है, आज हम साइंस को मद्देनजर नहीं रखेंगे और फिर वही हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, जो कभी कभी हॉरोस्कोप बन जाता है, तो हमारे बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो हमें शादी से पहले बहुत बॉयज एंड गर्ल्स की स्वास्थ्य की जांच कर दी जाए, और स्वास्थ्य का मिलान होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी दोनों एचआईवी पॉजिटिव आ सकते हैं, कभी एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ सकता है, और फिर भी बोलते हैं कि हमें शादी करना है, आप कीजिए, लेकिन अंधेरे में की शादी मत कीजिए कि मुझे पता नहीं था, मैं फंस गया इसके अंदर। तो ऐसे कुछ कुछ हमें कदम युवा पीढ़ी के लिए उठाने जरूरी है। अब बात आती है कि सिर्फ एचआईवी कहीं सेक्स से होता है और कोई कारण से नहीं होता है।
होता है, दूषित खून से होता है, अगर दूषित सुई लेते हैं, एक सुई का नशा करते हैं, उससे हो सकता है, माँ से बच्चे को गर्भावस्था में हो सकता है। लेकिन हमारे सरकार ने कुछ एरिया में अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। जैसे माँ से होने वाला जो बच्चे को प्रमाण है, वो प्रमाण पहले नेचुरली भगवान 70% को बचाता है, 30% को हम दवाइयों से बचाते हैं। ऐसे 100 माताएं जिनको HIV है, उसके 30 बच्चों को HIV होता है, 70 को अपने आप से नहीं होता है। लेकिन ये 30 को बचाने का तरीका हमारे पास है। सरकार ने अभी तक अच्छी दवाइयां इस्तेमाल नहीं की थी गए महीने तक, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया कि दुनिया की सबसे अच्छी दवाई हम उनको देंगे ताकि बच्चों को आने का प्रमाण 0 हो जाए। उसी ढंग से खून का जो आदान प्रदान है, वो पूरे देश में 1998 से सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग के तहत हर ब्लड बैंक को HIV की जांच करना जरूरी है। खून डोनेट कीजिए, जिसको ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, कि आप खुद का खून दे दीजिए, आज दीजिए, 1 हफ्ते बाद दीजिए, 2 हफ्ते बाद दीजिए, और 3 बॉटल आपको खून चढ़ा जाएगा, ताकि आपको कहीं से HIV आने का जरूरत नहीं, कोई STD आने की जरूरत नहीं। नशा जो करते हैं, नशा नहीं कीजिए। अगर नशा किसी हालत में नशा करने की जरूरत पड़ती है और कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कम से कम सुई का इस्तेमाल आदान प्रदान करके मत करें, वो सुई साफ हो। तो ये 3 चीजों से HIV का प्रमाण सिर्फ 5 से 7% है, बाकी 93 to 95% प्रमाण है ये सेक्स के माध्यम से। अब कई बार सवाल आते हैं कि अब किसको देख के बोल सकते हैं HIV है? HIV ऐसा दिखता नहीं है। HIV के जो लक्षण है वो 5 साल 10 साल बाद आते हैं। बुखार है, खांसी है, जुलाब है, वजन कम होना है, और ये जो लक्षण है आम तरीके के दवाई से जल्दी दुरुस्त नहीं होते। तो ये 3 चीज होती है कि एक मरीज को खुद का इतिहास पता रहना चाहिए कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, तो डॉक्टर ने उसका पूरा इतिहास देना चाहिए, उसके क्या लक्षण है वो देखना चाहिए, और फिर उसकी जांच करना चाहिए। ये जांच पहले काफी जगह होती नहीं थी, आजकल हर जगह जांच होती है, सरकारी अस्पताल में होती है, ICTC सेंटर जिसको कहते हैं, वहां पे मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में जांच होती है, वहां पे जाके जांच कीजिए, या कोई भी प्राइवेट अस्पताल में क्लिनिक में टेस्ट होती है। लेकिन HIV की जांच एक बार करने से पता नहीं चलता है। अगर आपने कोई ऐसा कदम पिछले 8-15 दिन में, 1 महीने में उठाया है, तो आपको वो कदम उठाने के 3 महीने बाद जांच करना पड़ेगा, और 3 महीने के जांच में आप बाद में आप क्लियर आ गए तो आप क्लियर है। अगर 3 महीने के अंदर एक आध जांच हुआ तो फिर से आपको रिपीट जांच करना पड़ेगा। HIV होने के बाद पहले लोग 5 साल 7 साल में मर जाते थे। हम लोग मरीज का इलाज करते हुए बोलते थे कि आप एक 5 साल का प्रोग्राम बना लीजिए। बोले साहब हमारे तो अभी माँ बाप को हमको बद्रीनाथ को भेजना है, बच्चों के नाम पे कुछ रखा ही नहीं है, ये भी रखिए, वो भी रखिए, वो भी कीजिए। तो लोग 5-5 साल का प्लान बनाते थे। आज HIV के मरीज लगभग 25 से 30 साल जीते, लगभग 10 से 12 साल 15 साल बगैर HIV की दवा के, और HIV की दवा पर 20 साल जीते। फिर लोगों को पता चला कि HIV की दवाइयां काफी महंगी है। हमारे देश में हम लोग एक तरफ कहते हैं कि हमारा देश बहुत महान देश है, हमारे G8 में नाम आना चाहिए, ग्रेट कंट्रीज में, हम लोग न्यूक्लियर पावर है, हम लोग IT पावर है, हम लोग फार्मा पावर है, और उसके बाद में हम भिखारी की लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हमारे कंट्री को HIV कंट्रोल करने के लिए बाहर की निधि मिलना चाहिए, वो बिल गेट्स से आना चाहिए, बिल क्लिंटन से आना चाहिए, बुश से आना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? हमने ये ऑब्जेक्शन दिया सरकार पर कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो पैसा बाहर से आता है, भारत सरकार का पैसा खर्च नहीं होता है, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा खर्च नहीं होता है, कानपुर निगम का पैसा खर्च नहीं होता है, और जब पैसा बाहर से आता है तो कई बार जेबों में पैसा जाता है। इसलिए जब तक हमारे को खुद की ओनरशिप नहीं आएगी, हमारे लोगों का सवाल है, हमारे बच्चों के, हमारे लोगों की जिंदगी का सवाल है, ये पैसा हमारा खुद का खर्च होना चाहिए। और एक तरफ हम लोग कहते हैं पावरफुल कंट्री फिर भिखारी की लाइन में क्यों जाते हैं? मैं पावरफुल कंट्री कैसा मैं बताता हूं आपको। हमारे देश को जो डॉक्टर है, आज हमारे देश के डॉक्टरों का अमेरिका में नाम है, अलग अलग देशों में नाम है। अमेरिका के जितने डॉक्टर है उसके अंदर भारतीय डॉक्टर, भारतीय मूल के डॉक्टर ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा पैसा कमाते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। और हमारी जो दवाइयां हैं, हमारी दवाई $10,000 पर पेशेंट पर ईयर, यानी लगभग 5.5 लाख रुपए एक पेशेंट का साल का खर्चा था दवाई का, वो हमारे सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे दवाई की कंपनियों ने वो दवाई बनाई $100, यानी $69, यानी लगभग 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में साल भर का इलाज हमारी दवाइयां कंपनी करती है। और जिन बड़े बड़े कंपनियों ने दवाई बनाई, उन्होंने जितने 1000 लोगों की जान बचाई, उससे कई गुना ज्यादा हमारे कंपनियों ने बाहर के लोगों की जान बचाई है। 165 कंट्री में हमारी दवाइयां जाती है। 80% दवाइयां जो विश्व में यूज होती है HIV के लिए और कई बीमारी के लिए, वो भारत से जाती है। तो भारत अगर इतना पावरफुल है दवाई के बारे में और डॉक्टरों के बारे में, इसमें ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा डोंट गो फॉर चीप इंडियन डॉक्टर्स एंड चीप इंडियन मेडिसिन। वो क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वहां के लोग आजकल इंडियन डॉक्टर का इलाज करते हैं, इंडियन दवाई खाते हैं।
तो वो लोग सब डरे हुए हैं। तो हम इसको मार्केट करना चाहिए कि हमारे पास ये पावरफुल चीजें हैं, हमारे को कंट्री को, हमारे को बेगर्स की लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। और कभी कोई भिखारी बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता है, एक आध भिखारी बन सकता है, लेकिन जिसको भिखारी की टेंडेंसी है वो आदमी कभी बड़ा नहीं बनता है। तो हमको ये भिखारी की टेंडेंसी से बाहर आना चाहिए। अब सवाल आता है उत्तर प्रदेश कहाँ है HIV के मैप में। हमने बंबई में HIV की शुरुआत में जांच शुरू की, इसलिए पहले केसेस बंबई में मिले, फिर चेन्नई में मिले। जब बंबई और चेन्नई में केसेस मिले तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बोला थैंक गॉड हम कर्नाटक में हैं, हम आंध्रा में हैं, हम न बंबई में हैं न चेन्नई में हैं, तो हम लोग बच गए। हमने कहा कि आप दो स्टेट, हमारे दो स्टेट के बीच में सैंडविच है, और जब आपके पड़ोसी खुश नहीं है, सुखी नहीं है, बीमारी से मुक्त नहीं है, तो आप भी बीमारी से मुक्त नहीं रहेंगे। और आज हालत क्या हुई, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के आगे चले गए, तमिलनाडु के आगे चले गए। अब बात होती थी, मैं एक बार उत्तरांचल में गया था, मेरे माँ बाप को बद्रीनाथ के लिए लेके गया, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, HIV की मुहिम चलाता हूँ, इसलिए मैं HIV का एक एग्जीबिशन बना के गाड़ी के साथ में लेके गया। तो बद्रीनाथ के आसपास जोशी मठ के पास हमने एक एग्जीबिशन लगाया, और वहाँ के लोग आए, अरे साहब ये क्या लगाया, क्या ये क्यों लगाया आपने? नहीं ये बीमारी नहीं, नहीं हमारे गांव में बीमारी है ही नहीं, हमारे यहाँ दो ही बीमारी होती है, सर दुखना या पेट दुखना, तीसरी बीमारी नहीं। तो मैं बोला आपके गांव में कुछ बच्चे लोग बंबई में, हाँ बंबई में, हमारे ये मोहल्ले का बच्चा मुंबई में, इधर का बच्चा मुंबई में। आपको मालूम मुंबई में बच्चे कैसे रहते हैं? एक एक कमरे में 10-10 बच्चे रहते हैं, एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। उनकी जीवनी बहुत मुश्किल की होती है, उनको सेक्स से चीपेस्ट रिक्रिएशन है, आसानी से कहीं भी वो फिसल जाते हैं। तो बोले साहब ये तो बात हमारे दिमाग में नहीं आई। तो हर एक इंसान ये सोचता है कि ये पड़ोसी के घर में हो सकता है, पड़ोसी का बच्चा बिगड़ा हुआ है, मेरा बच्चा नहीं है। तो ये जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा तो ये हम लोग कभी सुधर नहीं पाएंगे। मैं 1996-98 में आपके उत्तर प्रदेश राज्य के गवर्नर का एडवाइजर बोल के था, और उन्होंने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ स्पेसिफिक यूपी की बात करूं। तो मेरे क्लिनिक में जो मरीज आते हैं, हर मरीज का जो डिस्ट्रिक्ट हम पूछते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट के, तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के हमने पेशेंट निकाले। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है HIV में? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, 7-8 डिस्ट्रिक्ट। और ये आपका उत्तर प्रदेश का नेकलेस है, जो उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थान है, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा के स्थान है, वहां पे HIV का प्रमाण ज्यादा है। तो मैंने एक अभ्यास किया था कि हमें कोई बीमारी कितनी फैली है देखने के लिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये HIV गुप्त रोग की बीमारी है। भारत का गुप्त रोगों में 1981 में वर्ल्ड में नंबर 1 था, हर चौथा मरीज गुप्त रोग का भारतीय था। तो गुप्त रोगों के जो कारण है वो कारण कहाँ हो सकते हैं, या हॉटस्पॉट कहाँ होते हैं? तो हॉटस्पॉट है रिलीजियस प्लेस। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तिरुपति का HIV का प्रमाण हैदराबाद के प्रमाण से 3 गुना ज्यादा है। हमारे में लोगों में प्रवृत्ति होती है कि हम लोग हमारा पाप धोने के लिए भगवान के पास जाते हैं, और पाप धोने के बाद दूसरा अकाउंट उसी दिन वहीं से चालू करते हैं। तो तिरुमला में लोग दर्शन करते हैं, तिरुपति में आके फिर से उपभोग करके चले जाते हैं। तो रिलीजियस प्लेसेस, स्टूडेंट प्लेसेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे जंक्शंस, स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज, मिलिट्री बेसेस और बिजनेस प्लेसेस, ये 10 जो हॉटस्पॉट है, ये कितना बड़ा हॉटस्पॉट है उसके ऊपर ये HIV का प्रमाण या गुप्त रोग का प्रमाण उतना ज्यादा है। तो हमें हॉटस्पॉट अगर पता लग गया तो बीमारी हेपेटाइटिस बी आने दो, HIV आने दो, और कोई स्टेट आने दो, हम लोग हमारा मिशन कंप्लीट चाहिए, रेडी चाहिए। अगर हमारा टाइम खाली उसका अगर खाली परसेंटेज की तरह देखने में चले जाएगा, हमारे 10-20 साल उसमें चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश आज एक अच्छी स्थिति में है। HIV का प्रमाण आज भी आपका हमारे 4-5 राज्यों से आधे से भी कम है। तो आप अगर कारगर कदम आज उठाते हैं, हम आपको ऐसे कदम उठाने के लिए जो चाहिए वो मदद करेंगे। हम हमारा काम धंधा छोड़ के, प्रैक्टिस छोड़ के भी आएंगे आपको, आपके बच्चों को या आपके ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए। लेकिन आप ये कदम आज उठाएंगे तो आपको इसका फायदा बहुत सालों के बाद मिलेगा। कई बार नेता लोग होते हैं, नेता लोगों को लगता है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हेल्दी नहीं है, तो आपके यहाँ वोट देने को कौन आएगा? आपको इलेक्शन लड़ने के लिए नोट कौन देगा? तो आपको वोट और नोट दोनों अगर चाहिए तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हेल्दी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी हेल्दी रखने के लिए आपको युवा पीढ़ी को अच्छा रखना है, क्योंकि अगर किसके घर में कोई बच्चा बीमार है कोई बीमारी से, तो उसके माँ बाप वोट करने नहीं जाएंगे, कहीं बाहर भी नहीं जाएंगे। और आज हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं कि अभी बताया मंत्री जी ने और कुलपति जी ने, इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, इसी में से कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि इसी में से कोई HIV युक्त नहीं बने, इसमें से कोई बीमारी लेके नहीं आए। तो इसकी जो स्टेप हमें लेना है वो आज ये फाउंडेशन से लेना है। अब ये जो हमारे जो युवा यहाँ बैठे हैं,
उसका काम ये नहीं है कि सिर्फ अपने आप को एचआईवी से बचाए। आप एक शुद्ध नागरिक हैं, आपका काम यह है कि आप, आपका भाई बहन, आपका परिवार, आपके नजदीक के लोग, और कुछ लोग ऐसे ही जो बेचारे ऐसे मीटिंग में कभी नहीं आ सकते, जैसे आपका लिफ्टमैन है, आपका वॉचमैन है, आपका दूध देने वाला आदमी है, पेपर बांटने वाला आदमी है। आप एक शिक्षित व्यक्ति है, तो आपका फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को 5 मिनट 10 मिनट के लिए कुछ बात बता दें। आपने जो कुछ इसमें से सुना है, सोचा है, उसको बता दें, ताकि उसको जिंदगी भर काम आएगा और वो ये बात अपने परिवार में बताएगा। उसी ढंग से जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वाले चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में एचआईवी का क्या मतलब है, लेकिन आपका बिजनेस की चीज खरीदेगा कौन? अगर सब लोग बीमारी से बीमार होंगे तो खरीदेगा कौन? तो आपका बिजनेस टिकाने के लिए, आपका वोट बैंक टिकाने के लिए, आपका एजुकेशन क्षेत्र टिकाने के लिए आपको जरूरी है कि आपके युवा पीढ़ी को और आपके लोगों को, आपके नागरिकों को बीमारियों से मुक्त रखें। अब ये इतनी बातें बोलने के बाद मैं कुछ आपके पिक्टोरियल दिखाऊंगा, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, यानी खाली मैं आपको बहुत अच्छा बोला और आपको समझ में आया ऐसा भी नहीं हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको देखने के वजह से कुछ पता लगेगा। तो ये तो आपको सबको मालूम है कि एचआईवी कैसे फैलता है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। ये एड्स वगैरह लॉन्ग फॉर्म मिक्सम आप पढ़ सकते हैं कहीं भी इंटरनेट पे। ये लुक मॉन्टेनियर बोल के साइंटिस्ट है पेरिस के, उन्होंने सबसे पहले वायरस का नाम दिया और उन्होंने उसका विशेष स्टडी की। ये वायरस अति सूक्ष्म है, 1 मिलीमीटर यानी बहुत छोटा होता है। 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा नैनोमीटर, उसमें 10,000 वायरस होते हैं। और ये वायरस खाली जो लाइव ब्लड है उसके अंदर जिंदा होता है, बाहर भर जाता है। तो अगर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड का ड्रॉप कहीं गिर गया कपड़े पर या टेबल पर, एज सून एज ब्लड ड्राइज वायरस डाइज, ब्लड सूख गया वायरस मर गया। तो हमें ये डरने की जरूरत नहीं है कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहने से, उसका झूठा खाने से, उसको गले मिलने से, उसके साथ काम करने से हमको एचआईवी हो सकता है। और इसका जो इग्नोरेंस है वो सबसे ज्यादा फास्ट करता है। एचआईवी के बारे में अच्छी जानकारी जल्दी नहीं फैलती जितना इग्नोरेंस फैलता है। कई बार ऐसे स्टोरी आती है कि एचआईवी पॉजिटिव ब्लड का कोई नीडल लेके घूम रहा है और वो नीडल से इसको एचआईवी हो जाएगा। बीच में ऐसा अफवाह आई कि वो अन्ना हजारे को और रामदेव बाबा को कोई नीडल लगा रहा है एचआईवी। तो मैंने बताया कि बाबा का भी इलाज मैं करूंगा और अन्ना का भी इलाज मैं करूंगा अगर एचआईवी हो जाए। लेकिन ऐसा एचआईवी होता ही नहीं, क्योंकि नीडल के अंदर 5-10 मिनट के बाद नीडल में ब्लड सूख जाता है, तो नीडल में से कोई पुश नहीं कर पाता है। और जिस व्यक्ति को किसी को हार्म करना है वो 100% तरीका इस्तेमाल करेगा। नीडल से एचआईवी यहां से डाल के एचआईवी इधर लगा भी दिया तो चांस 0.3% है, 1000 में 3, ऐसा चांस कोई लेगा नहीं। तो ये इसके बारे में जो गलत फहमियां जल्दी फैलती है, असली जानकारी कम फैलती है। ये किसको होता है? ज्यादा से ज्यादा जो सेक्सुअली एक्टिव लोग, और इसीलिए 30 और 45 की उम्र के जो लोग हैं उनमें ज्यादा फैलता है। लेकिन हमारे पास 70-75 उम्र के भी लोग आते हैं जिन्होंने फ्रेशली एचआईवी लाया है। हाँ। फिर ये कुछ मार्जिनाइज कम्युनिटी जैसे सेक्स वर्कर है, हिजड़ाज है, पुरुष के साथ पुरुष करने वाले संबंध है, उसके बाद जो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स हैं और ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर्स है, जो मुंबई से निकलेगा कानपुर तक आके गुवाहाटी तक जाएगा, रास्ते में कई जगह उसके स्पॉट होंगे और हर स्पॉट पे वो कुछ ना कुछ अगर चाय पीने के लिए उतरा है तो वहां पर अगर कोई दिख गई महिला तो उसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा पैसा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसकी जान पहचान अनजान है और ऐसे तरीके से वो बीमारी यहाँ से लेके वहां दे गया। आपको पता होगा कि विश्व का जब भी विश्व में कहां से विश्व आया, कहां भारत आया पता चला तो कोलंबस का एक ट्रिप आया था, कोलंबस। और कोलंबस का जो ट्रिप आते गया, एक विश्व से बीमारी, एक विश्व के कोने से बीमारी दूसरे विश्व में लेते गया। तो जो पुराने गुप्त रोग जो फैले, सिफिलिस वगैरह, वो वहां फैले। और सिफिलिस को कहा जाता है कि सिफिलिस इज द किंग ऑफ डिसीजेस एंड डिसीज ऑफ किंग्स। तो कई हमारे जो किंग्स है बड़े बड़े, वो सब सिफिलिस से मर चुके हैं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एचआईवी से मर चुके हैं। अभी हमारे पास फ्रेडी मर्क्यूरी है, रॉक हडसन है, उधर मैजिक जॉनसन है, लेकिन हमारे इंडिया में जो ऐसे लोग हैं उनका हम लोग नाम दे नहीं पाते, क्योंकि वो लोग खुला सामने नहीं आते। क्योंकि हमारे यहाँ एचआईवी के साथ वो बाहरी सेक्स से जुड़ा इसलिए लांछन है, वो लांछन की वजह से लोग सामने नहीं आना चाहते और हम लोग उनको डिक्लेयर नहीं कर पाते। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एड्स का धोखा सबको है भाई। पीएचओ ने बात समझाई कि एहतियात रखने में सबकी भलाई। तो ये किसी जात में ज्यादा है, किसी जात में कम है, ऐसा नहीं है, ये सभी में है। ये प्रिडोमिनेंटली हेटेरोसेक्सुअल बीमारी होने की वजह से ज्यादा फैलती है, क्योंकि अगर होमोसेक्सुअल बीमारी होती तो आदमी से आदमी को जाती, उससे महिला को, उसके बाद में बच्चों को नहीं जाती। तो ये उस ढंग से ज्यादा फैलती है। हमारे यूथ ज्यादा वल्नरेबल, मैं आपको बोल चुका हूँ ऑलरेडी उसके बारे में। यूथ में एक टेंडेंसी और क्यूरियोसिटी होती है और अर्ली ऑनसेट ऑफ मैच्योरिटी। एक 3 विशेषज्ञ एक जगह स्टेज पे बैठे थे। एक था गुप्त रोग स्पेशलिस्ट, एक था फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट और एक था साइकियाट्रिस्ट। और तीनों अपने अपने इसमें माहिर थे। उन्होंने बोला बच्चों क्या बड़े 2 प्रॉब्लम है, बच्चों में से प्रॉब्लम आए। एक बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन और दूसरा प्रॉब्लम है एचआईवी और गुप्त रोग।
तो बोले दोनों प्रॉब्लम का उपज सेक्स है। पॉपुलेशन में सेक्स से बढ़ता है, कुछ आईवीएफ से बच्चे होते हैं आजकल बगैर सेक्स के भी, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन सेक्स से बढ़ता है और बीमारियां भी सेक्स से बढ़ती है। तो हम इसको दोनों को कैसा कंट्रोल करें? तो साइकियाट्रिस्ट ने बोला, बच्चों अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छी लगती है तो उसके साथ शरीर संबंध करो, उससे आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होगा। अगर आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट हो, आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा, पढ़ाई में 0 नंबर मिलेंगे आपको और आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे, आपको सुसाइडल टेंडेंसी आएगी। गुप्तरोग स्पेशलिस्ट आया, वो बोला नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं साइकियाट्रिस्ट साहब। आप अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, आप लव लेटर लिखिए। HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू लव लेटर्स। आपने कभी सुना है कि लव लेटर से किसको HIV हुआ है? आप किसी को लाल फूल दीजिए, लाल फूल से HIV नहीं फैलता है, लेकिन आप शरीर संबंध एक ही व्यक्ति के साथ कीजिए। फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट ने बोला कि हमने पूरे वर्ल्ड का अभ्यास देखा और जहां जहां शादियां लेट हुई वहां पे बच्चे कम पैदा हुए, तो क्योंकि उनको दाल आटे का भाव मालूम पड़ गया, तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए उन लोगों ने। और जहां जहां शादियां जल्दी हुई वहां पे बच्चे ज्यादा पैदा हुए। गुप्तरोग स्पेशलिस्ट मेरे जैसा आया, बोला नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं। जहां जहां शादियां देर से होती है आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो फिसल जाता है। शादी जल्दी करो, आप अगर मुफ्त में उसको सेक्स मिलता है वो बाहर क्यों जाएगा? अब सवाल ये है कि हमारे बच्चे आज जवान हो रहे हैं 12-13 साल की उम्र में, शादी हो रही है 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, एवरेज बात कर रहा हूं मैं। और इसमें 10 साल का अंतर है शादी और जवानी में। और 10 साल में हर साल में 365 आते हैं और 4 साल में एक रात एक्स्ट्रा आती है, तो 10 साल में 3670 रातें आती है। और 3669 रातों में आप कितने रात यूथ को कंट्रोल कर पाएंगे? कभी ना कभी तो कुछ गड़बड़ कर ही लेगा ना वो। तो इसलिए हमें हमारे 3 तज्ञों को एक जगह आकर एक ऐसी पॉलिसी बनानी है, युवा की पॉलिसी, जिसकी वजह से वो बच्चे ज्यादा पैदा न करे, बीमारी भी नहीं ले, अपने आप को खुश भी रखे और बीमारियों के अंदर न फंसे। तो ये हमारा काम बनेगा युवा के लिए। ये भारत का मैप है, जो रेड मैप दिख रहा है वो जहाँ पे HIV काफी फैला है। आपका उत्तर प्रदेश काफी ग्रीन मैप में अभी तक हरा भरा है, ऐसे रहने दो। अब सवाल ये होता है कि HIV सिर्फ पैसे की बीमारी नहीं है, HIV सिर्फ रुकने की बीमारी नहीं है। HIV के अंदर सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है। यहाँ पे एक बूढ़ी महिला, उसके दोनों बेटा और बहू मर गए और 2 बच्चियां छोड़ के गए, अभी ये बच्ची भी मर गई है HIV से। तो ऐसा जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये कुछ हालात में हर जगह फैला है। और HIV होने के बाद जो दवाइयां देते हैं वो दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं। कभी कभी ये व्यक्ति देखो ये आप इतना बुरा दिख रहा है 4 साल के अंदर, और कभी कभी जो मसल ज्यादा होता है, कई मसल कम हो जाते हैं, फैट कम हो जाता है। अब ये है कि रिलेटिवली नया इन्फेक्शन डिसीज है, इसके बारे में धारणाएं गलत हो सकती है, लेकिन हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जो इट इज डिफिकल्ट टू गेट, इट इज इम्पॉसिबल टू क्योर बट इजी टू प्रिवेंट। अभी डिफिकल्ट टू गेट इसलिए बोल रहा हूं कि अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बगैर कंडोम का सेक्स भी होता है तो चांस 1% से भी कम होता है एक सेक्स में। लेकिन हर व्यक्ति जो भी रिस्क लेता है उसको इट्स लाइक टिकटलेस ट्रैवलर। टिकटलेस ट्रैवलर का क्या होता है कि 100 बार छूट जाएगा, कभी पकड़ा जाएगा पता नहीं। और हर एक इंसान को लगता है कि जब वो टिकटलेस जाता है बगैर टिकट का, बोले क्या होशियार है, इधर से टीटी देगा, इधर से इधर चले गया। लेकिन जब पकड़ा जाता है उसको सारा चोर है, पहले से ऐसे ही था। तो हमारे समाज का नजरिया भी अलग अलग हो जाता है इसी व्यक्ति के बारे में। ये अपने रोजमर्रा की चीजों से नहीं फैलता, ये बताया गया है इसमें। ये सीमन, वजाइनल सिक्रीशन और ब्लड से फैलता है, बाकी टीयर्स, सलाइवा, स्वीट इससे नहीं फैलता है। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान में सबको बीमारी हो जाती थी। ये HIV में होने के बाद एक CD4 नाम का हमारा सेल है, वो CD4 हमारी ताकत का सेल है। हमारे पास भगवान ने हमको कई चीज डबल दी है, 2 आंखें, 2 कान है, 2 नॉस्ट्रिल है, 2 टेस्टिकल है, 2 ओरी है, लेकिन सेक्स ऑर्गन एक ही है। आप इमेजिन करो कि इंसान को 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं, इधर एक इधर या 3 होते हैं। तो भगवान ने सोच के दिया कि जबान एक है, सेक्स ऑर्गन एक है, आप उसका उसी ढंग से इस्तेमाल करो। लेकिन हमारे लिए इम्यूनिटी डबल दी है, तो जो भी बीमारियों से रोकने का, रोकथाम करने की क्षमता हमारी डबल है। तो जब तक ये 100% एक्स्ट्रा क्षमता खत्म नहीं होती तब तक HIV होने के बावजूद भी हमें कोई बीमारी नहीं होती। और बची हुई 100% में से जब तक 50% कम नहीं होता तब तक व्यक्ति बीमार नहीं होता। तो ये CD4 जब नीचे जाएगा, वायरस जब ऊपर जाएगा, तभी बीमारियां शुरू होती है। तो उस व्यक्ति को 8-10 साल लग जाता है टाइम आने के लिए। वो फिर वजन कम होना, बुखार होना, खांसी होना, इतने प्रकार की अलग अलग बीमारियां होना, वो मुंह में फंगस आ जाता है, वो फंगस आने के बाद में HIV की दवा चालू करना, ऐसा एक डिक्टम होता है। हर्पिस जोस्टर यानी नागिन बोलते हैं जिसको हम लोग, ये सरपंच कहते हैं,
कि जो जिन बच्चों को बचपन में चिकन पॉक्स नहीं होता उसको बुढ़ापे में नागिन होता है, हर्पिस जोस्टर होता है। लेकिन चिकन पॉक्स होने के बावजूद भी जवानी में अगर ये हर्पिस जोस्टर होता है तो एक HIV की निशानी है। और कभी ये ग्लैंड्स आते हैं, टीबी की वजह से भी आते हैं और HIV की वजह से भी आते हैं। ये दोनों ग्लैंड में डिफरेंशिएट करना ये डॉक्टर का काम है। आप ये लेक्चर होने के बाद में कहीं बाथरूम में जाके कहीं ग्लैंड है क्या, ये है क्या, मत देखते बैठिए। टीबी HIV में टीबी का प्रमाण बहुत ज्यादा है, हर प्रकार का टीबी होता है। टीबी सिर्फ छाती में नहीं, दिमाग में टीबी, पेट में टीबी, हड्डी का टीबी, स्किन का टीबी, हर एक चीज का टीबी हो सकता है। वो दूसरे और ओट की अगर बीमारियां हैं, हर्पिस जोस्टर दिखाया गया है। कभी कभी हर्पिस जोस्टर से आंख चल जाती है, व्यक्ति अंधा बन जाता है, इसमें अंधा बन गया है। और हर्पिस जोस्टर आधा ही होता है, आधे भाग में होता है। ये ओट को मैंने बचा दिया था ट्रीटमेंट करके, इसकी आंख चली गई। टीबी तो बताया गया है। टीबी हार्ट का भी टीबी होता है, टीबी के ग्लैंड है, लीवर में टीबी है, हाथ का भी टीबी है। और आप देखेंगे 6-7 महीने में टीबी का ट्रीटमेंट से अच्छा हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी है सिफिलिस, जिसके अंदर पूरे बाल चले गए इस व्यक्ति के, और हम लोग सब ढूंढ के पाए, कुछ नहीं मिला। और जब सिफिलिस देखा तो सिफिलिस पॉजिटिव था, उसका ट्रीटमेंट किया, उसके वापस बाल आ गए। तो कभी कभी ये अलग अलग प्रकार की गुप्त रोग हमें ढूंढना पड़ता है। वार्ड्स नाम की बीमारी होती है, सेक्सुअल वार्ड भी होती है, नॉन सेक्सुअल वार्ड भी होती है। फंगस इन्फेक्शन होता है, HIV के मरीज में बहुत ज्यादा फैल जाता है। सिबोरिया यानी काला दिखने का एक प्रवृत्ति होती है, वो फैल जाती है। आंखें खराब हो जाती है, कभी कभी व्यक्ति अंधा हो जाता है। अब ये महिला आई हमारे सामने, हमेशा सामने देखती थी, और इस बार को आई सामने देख रही है, बात इधर कर रही है, तो उसको एक दिमाग के अंदर बीमारी हो जाती है। उसका हमने इलाज किया, 4 दिन के अंदर ठीक हो गई। तो ये HIV के बाद में दूसरी बीमारी जो आती है, वो व्यक्ति उस बीमारियों से बीमार होता है। हर्पिस होता है, हर्पिस सेक्स का भी हो सकता है, सेक्सुअल पार्ट का, ओट में भी हो सकता है। कभी कभी हर्पिस ज्यादा भी हो जाता है, ओट पे हर्पिस है। ये कैंसर होता है, HIV रिलेटेड कुछ कैंसर है 3 प्रकार के। NHL बोल के होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा और कापोसी सार्कोमा। HIV टेस्टिंग के लिए हमने जो दूर दराज के एरिया है उसके अंदर मोबाइल क्लिनिक बनाते हैं। वो हर जगह जाके वहीं लोगों को एजुकेट कर सकता है, वहाँ पे कंडोम बांट सकता है, वहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति के दिमाग में कई सवाल है, मैं शादी करूं या नहीं करूं। हमने कई HIV पॉजिटिव व्यक्ति के पॉजिटिव के साथ शादी कराई है। उनको होने वाले बच्चे भी हमने 100% बचा दिए। तो उनके हर सवाल का जवाब देना, काउंसलिंग। आज तक HIV पर कोई क्योर नहीं है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है, निगेटिव नहीं होगा। हो सकता है कुछ दवाइयां आ जाए, बचाने के लिए वैक्सीन नहीं है, और इतने प्रकार की उसकी दवाइयां आ गई है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण क्या हुई है दवाइयों से, मां से आने वाला बच्चे को जो HIV है वो 100% हम लोग 0 बना सकते हैं। मैनेजमेंट करने में हम व्यक्ति की जिंदगी बढ़ा सकते हैं। पहले एक वन वे ट्रैफिक था, HIV डिसीज, एड्स और मौत। आज हम उसको मौत में जो व्यक्ति है उसको बाहर लाकर HIV में लाकर रख सकते हैं, और HIV से व्यक्ति को मौत में जाने नहीं देना, उसके लिए रोक सकते हैं। इसका दवाइयों का काम बहुत अच्छा हुआ है, और व्यक्ति इस ढंग से जी सकता है कि उसको कोई देख के नहीं पता चलता कि इस व्यक्ति को HIV है। और जिस डॉक्टर को, नर्सेस को, टेक्नीशियन को कभी HIV पॉजिटिव का प्रिक भी लग गया तो उसको हम लोग 100% बचा सकते हैं दवाई देके। कई दवाई के बाद में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, नाखून काले हो जाते हैं, कभी कभी ओट की बीमारी हो जाती है, मरने का स्थिति हो जाती है, उसको बचा सकते हैं हम। अब भारत के लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने बाहर की कॉपी की, लोगों ने हमको बोला कॉपी कैट है, लेकिन हम लोगों ने 3 गोलियों को एक में लाके 1 गोली बना दी। आज HIV के मरीज को सिर्फ 1 गोली रात में खा, काम खत्म हो गया। तो ये काम हमें भारत देश ने किया है, और अमेरिका ने इसका कॉपी किया, लेकिन कभी जिंदगी में नहीं होता कि हमने भारत से कॉपी किया है। तो हमें हमारे कंट्री ने बताना चाहिए कि हमने अमेरिका को ये प्रणाली दी है। अब ये मैंने बहुत तो बता दिया आपको कि $10,000 की चीज हमारे भारत ने $69 में बना के दी है। तो अब नहीं एड्स खतरनाक बीमारी, और जांच कराने में समझदारी। कंट्रोलिंग द पेंडेमिक आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन करो, प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप करो, वुमेन को एम्पावरमेंट करो, जो गुप्त रोग है उसके डायग्नोसिस जल्दी करो, पार्टनर नोटिफिकेशन करो। उसके बाद में जो HIV निगेटिव इन्फेक्टेड ब्लड है उसी को यूज करो, ताकि दूसरे को HIV नहीं हो सके। बाकी मैं ऑटोलॉगस ट्रांसमिशन बोल चुका हूं आपको। मां से जो बच्चों को HIV आता है तो कहते हैं कि स्तनपान नहीं करना। हमने उसकी एक अलग प्रणाली बनाई कि स्तन का दूध निकाल सकते हैं दबाकर, उसको गर्म करके दे सकते हैं। गर्म करने से वायरस मर जाता है, और मां के पूरे जो गुणधर्म है, एंटीबॉडीज है, वो बच्चे में चले जाते हैं। तो ये भी हमने उसका अनुसंधान किया है। ये HIV जो मार्च आपका चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, वो स्ट्रीट पे होता है। एग्जीबिशन बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे कई लोग को एग्जीबिशन कर सकते हैं। कंडोम डिस्ट्रीब्यूशन ओपनली कर सकते हैं। पहले कंडोम के बारे में ओपनली बात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन थैंक्स टू HIV हम लोग ये काम कर सकते हैं।
कंडोम का डेमोन्स्ट्रेशन पब्लिकली कर सकते हैं। ये फीमेल कंडोम पहले था नहीं, अभी आया है, तो HIV की वजह से कई चीजें पहली बार आई है। जैसे फीमेल कंडोम आया है, जो हम लोग बार्बर के पास जाते हैं दाढ़ी कराने के लिए, कटिंग करने के लिए, पहले बार्बर लोग एक ही उसका इस्तेमाल करते थे, अभी वो प्लेट फेंक देते हैं। तो ये बार्बर से 15 नंबर की बीमारी फैलती थी, आज HIV की वजह से जो अवेयरनेस आया 15 बीमारियों से हम बच गए। ब्लड बैंक से 20 नंबर की बीमारी आती थी, HIV से जो अवेयरनेस आया हम 20 बीमारी से बच गए। और गांधी के जो 3 बंदर थे, हमने चौथा बंदर बनाया है। तो चौथे बंदर का काम बड़ा है और वो काम सब आप युवा पीढ़ी को करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे जैसे मुहिम से जुड़ सकते हैं, आप रेड रिबन क्लब बना सकते हैं, हर स्कूलों में प्रोग्राम रख सकते हैं और हर जगह आप प्री मैरिज चेकिंग, प्रेगनेंसी चेकिंग, आप कोई बड़े अभ्यास के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा जिंदगी में कदम उठा रहे हैं, उसके पहले आप देख लो कि आपका हेल्थ अच्छा है कि नहीं है। एंड एनीवन कैन गेट HIV बट एवरीवन कैन प्रिवेंट इट। ये आज पॉसिबल है, इसलिए हम लोग ये इसका हमने एक मुहिम शुरू की कि लोगों ने कहा कि HIV के बारे में भेदभाव है। हमने कहा HIV पॉजिटिव मरीज, उसके परिवार वाले, डॉक्टर लोग और जो दवाई बनाने वाले कंपनी और मीडिया के लोग सब एक साथ जगह आए। हमने एक प्रोग्राम किया, ये जीवन है, जैसा एक हिंदी सॉन्ग है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े खुशियां थोड़े गम है। तो इस बीमारी में थोड़े खुशियां हैं, थोड़े गम है, लेकिन अगर हम एक साथ उनको इकट्ठा लेके आए, एक साथ प्रोग्राम करें, तो उनको लगता है कि हम भी इसके पार्ट हैं। और उस प्रोग्राम में ऐसा कोई बोल नहीं सकता था कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति कौन सा है इसमें से। उसी ढंग से मेरा HIV पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति आज भी मेरा फ्रेंड है, ये कैंपेन चलाना, या डॉक्टरों के लिए मेरा HIV पॉजिटिव मरीज आज भी मेरा मरीज है, ये कैंपेन चलाना, ये भी उसका जो स्टिग्मा कम करने के लिए काम कर सकता है। धन्यवाद। मैंने कोशिश की आपको सुंदर और सरल भाषा में बताऊं, क्योंकि इसमें बीटिंग अराउंड द बुश करके फायदा नहीं है, आपको खुल्लम खुल्ला बताना जरूरी है। आप लोग आधे से ज्यादा चीजें जानते हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, कुछ चीजें इस्तेमाल करने की उत्कंठा रखते हैं, लेकिन आज आपका एक वक्त ऐसा आ गया कि उन चीजों से आप दूर रहने की कोशिश करेंगे जिनसे आपको बीमारी के लिए या आपके जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए खतरा है। धन्यवाद। दादा एक बहुत ही रोचक व्याख्यान के लिए, और मेरा अनुरोध आप सभी से है कि अपनी जो भी क्यूरीज हैं उनके संबंध में डॉक्टर गिलाडा से अवश्य पूछें और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ कानपुर में हैं और कल उनकी ट्रेन भी छूट गई थी, उसके बाद भी वो हमारे बीच में हैं। कृपया जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। और जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं खुले दिल से पूछिए, खुले दिमाग से पूछिए, क्योंकि आपको उससे अवश्य लाभ होगा। कोई पूछना चाहता है कुछ? मंत्री जी के लिए ताले दीजिए, आज तक मैंने कोई मंत्री जी ऐसे नहीं देखा, पूरा प्रोग्राम होने तक पूरा बैठे हैं। माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। और माननीय मंत्री जी का हम कुछ समय और चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं इस अभियान के, उनको सम्मानित करने की बारी है अब। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा। पीछे नहीं, बहुत पीछे से क्यों कर रहे हो? क्या व्हाइट टेबल पर है? नहीं है तो इसमें, तो फिर आगे आओ ना मेरे साथ। कृपया तालियां बजाते रहिए, क्योंकि आपकी तालियां ही हमारे लिए हौसला अफजाई हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं राहुल मिश्रा जी को। डॉक्टर राहुल मिश्रा कृपया मंच पे आएं और अपना सम्मान मंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करें। डॉक्टर राहुल मिश्रा ने हमारे इस अभियान को 4 चांद लगाए हैं। उनके प्रयासों से ये हमारा अभियान आज इतना बड़ा अभियान बन सका है। डॉक्टर राहुल मिश्रा। डॉक्टर ब्रजेश कटियार, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रभारी हैं आपने पोस्टर और स्लोगन कंपटीशन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कराई और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप हमारा सहयोग देते हैं। डॉक्टर संदीप सिंह, प्रौढ़ सतत शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो गांवों में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं इस संबंध में कुछ और बताना चाहूंगा, मंत्री जी को भी बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय का प्रौढ़ सतत शिक्षा विभाग अकबरपुर के विभिन्न गांवों में अभियान चला रहा है, वहां गांवों के लोगों को जागरूक कर रहा है। वहां पे पोस्टर कंपटीशन उन्होंने कराई है और आज वो पतंगबाजी करा रहे हैं जिन पे एड्स से संबंधित स्लोगन लिखे हुए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सुधांशु राय जी को कि कृपया मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री सुधांशु राय।
डॉक्टर जे.एस. सचान फाउंडेशन के डॉक्टर जे.एस. सचान जी को कृपया मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री सिद्धांशु राय जी नहीं है शायद। सर पास में सर पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के निर्णायक अगर सभागार में हो तो कृपया मंत्री जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री ज्योत बली कृपया मंच पे आए और श्री विशाल कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। उधर 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 रुकिएगा सर एक बार। हाँ थैंक यू सर। कृपया जोरदार तालियां बजाइए हमारे स्पीकर के लिए और माननीय मंत्री जी के लिए। और जिन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट और किट नहीं प्राप्त की है कृपया बाहर अवश्य प्राप्त कर लें। और सभी के लिए कॉफी की व्यवस्था है तो उसको भी ले लें।